सर्दी का मौसम है और जम्मू में इन दिनों मचा है मेलों का शोर। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 54। जैसे कि हमने आपको कल भी कहा था कि आप हमें कुछ नाम सुझाइए कि हम सरकारी चालीसा का नाम बदलकर क्या रखें। बहुत जल्द आप हमारा ये कार्यक्रम एक नए नाम के साथ एक नए रूप में देखेंगे और हम आपके सभी कमेंट्स, आपके सभी डीएम को बहुत सीरियसली उन पर विचार कर रहे हैं और काफी सारे नाम जो आपने सुझाए हैं उन पे भी विचार हो रहा है। बहुत जल्दी एक नए रूप में सरकारी चालीसा आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के सरकारी चालीसा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा और हम आज भी आउटडोर शूट में हैं ताकि आपको बाहर के नजारे भी दिखाए जाए। तो पवन जी, सबसे पहले आज चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और सुरेंद्र कुमार चौधरी पहुंचे थे चैम्बर हाउस यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के दफ्तर में, और उनकी जो डिमांड्स थी वो भी सुनी, उनके साथ बातचीत भी की और उसके ऊपर चर्चा भी की और उन्हें पूरा करने का वादा भी किया। अब बिल्कुल देखिए, सीएम का और डिप्टी सीएम का तमाम जो कवीना के लोग थे उनके साथ जहाँ अधिकारी थे वो चैम्बर हाउस पहुंचे हैं। तो चैम्बर हाउस के लिए भी एक बड़ी बात है कि सीएम का वहां पर पहुंचना, क्योंकि जब पवन जी चुनाव चल रहे थे तो चैम्बर ने तब भी काफी सारे पार्टीज के सामने अपनी मांगे रखी थी और उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को कहा था कि अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, जो उनकी सरकार बनती है, तो ये हमारी कुछ मांगे हैं। तो मुख्यमंत्री आज खुद उनके पास पहुंचे। तो बिल्कुल वो उसमें था कि सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि सरकार अगर बनेगी तो दरबार मूव होगा कि नहीं, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैक्सिमम बिजनेस जो है वो दरबार मूव के दिनों में अच्छा फलता फूलता है, क्योंकि व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों का जो संगठन है। तो व्यापार अगर दरबार मूव से अगर बढ़ता है तो वो उनकी एक मांग थी। दूसरा उनकी मांग एलओसी ट्रेड को लेकर भी हो सकती है। जहां तक एक जीएसटी का मुद्दा था, काफी देर से चल रहा था कि जीएसटी के प्रावधान कुछ ऐसे हैं उसको बदला जाए। तो मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि वो केंद्र सरकार से बात करेंगे और बात करने के बाद अगर स्टेटहुड जब वापस आती है, उनके पास बाकी पावर्स आते हैं, तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है एक मुद्दा और है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा मुद्दा है, एलओसी ट्रेड का। उसे लेकर काफी विवाद रहा है, एफआईआर भी लगी हैं, उसमें हवाला का भी हुआ था, उसके बाद व्यापार नाम ऐसे ही हो गया था। अब संगठन चाहता है कि एक बैलेंस तरीके से, कोई ऐसे तरीके से व्यापार हो ताकि दोनों मुल्कों के बीच में अच्छा बिजनेस अगर हो। और जी उसके ऊपर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। केंद्र ने साफ किया है जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद आना बंद नहीं होता तब तक व्यापार बंद रहेगा। तो इसके ऊपर फैसला यह है कि उमर अब्दुल्ला ये बात आगे रख सकते हैं, क्योंकि ये एक मुख्य डिमांड हो सकती है, मुझे जहां तक लग रहा है। वहीं दूसरी ओर इन चुनावों में बुरी हार का सामना करने वाली पीडीपी लगातार सुर्खियों में बन रही है और पीडीपी की युवा नेता इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी भी अपनी मां की लाइन पर, हार्डकोर लाइन पर चल पड़ी हैं। उन्होंने जो कल एक ट्वीट किया था एक्स पर, सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान अपना लिखा था जिसमें हिंदुत्व को डिजीज बताया था, उसको लेकर काफी बवाल हुआ है। यहां तक कि सनातन धर्म सभा ने उन्हें माफी मांगने को भी कह दिया है और कहा है कि आप राजनीति में अगर लंबा जाना चाहती हैं तो राजनीतिक कटाक्ष तो जरूरी है, हो सकते हैं, माने भी जा सकते हैं, मगर अगर आप किसी धर्म या संस्कृति पर कटाक्ष करेंगी तो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। हमारा एक खास इंटरव्यू आरएसएस नेता और सनातन धर्म सभा के प्रधान पुरुषोत्तम दीक्षित के साथ भी आप देख सकते हैं और उन्होंने आज ये कहा है कि इसमें और संगठन भी काफी गुस्से में है। देखिए, मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये जानबूझकर बयान दिए जा रहे हैं। पहले महबूबा ने हार्डलाइन बयान दिए, उसके बाद अब उनकी बेटी असेंबली के अंदर पराका वो रेजोल्यूशन लाना, ये कहीं ना कहीं। और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान बड़ा बेहद सही है। उन्होंने कल बयान दिया था कि सरकार के दुश्मन जम्मू कश्मीर में भी हैं बहुत। मगर पवन जी, एक संस्कृति पे इस तरह से हमला करना मुझे लगता है। ये देखिए, आप अगर हम दूसरे कंसेप्ट से बात करते हैं कि धर्म के ऊपर आप राजनीति करना रहे हो, तो फिर आप ऐसी तरीके से मत चलिए कि आप एक धर्म को इस तरह से बदनाम करोगे और उसका आपको झेलना पड़ेगा, गुस्सा झेलना पड़ेगा। और आप ये कहते हो कि हिंदुत्व अगर एक बीमारी है तो फिर ये आपको लंबा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहेगा पार्टी का। जम्मू में जो पीडीपी के या दूसरे लोग होंगे वो रिजाइन कर सकते हैं। मगर बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इसमें सियासी बू भी आ रही है। ये इस बात से जाहिर होता है कि महबूबा मुफ्ती के ही मामा और पीडीपी के बड़े नेता सरताज मदनी का भी एक बयान आया है कि हमारा बीजेपी के साथ अलायंस करना कोई गलती नहीं थी, वो एक सोची समझी
जो है पूरी तरह से एक सियासत थी और वो हमने खुद किया था। एक तरफ आप उसी हिंदुत्व वाली पार्टी के साथ आप अलायंस करते हैं और ये भी कहते हैं गलती नहीं थी, हमने सोच समझ के किया। आज आप हिंदुत्व को डिजीज बता रहे हैं। 3 लोग हैं एक ही परिवार के जी, माँ, बेटी और मामा। जी, और तीनों पावरफुल हैं, तीनों बिना किसी एक दूसरे से बात किए बयान नहीं देते होंगे। ये तो जाहिर है कि पॉलिटिकल गुरु इनके वही है, बिल्कुल, है ना। तो ये एक पूरी साजिश है। मैंने पहले कहा ना कि इसमें कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी साजिश है, जैसे फारूक साहब ने कहा ना सरकार के दुश्मन यहीं पर हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। और इस समय आप हिंदुत्व पर अगर बात करते हो, आप नेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को ले जाना चाहते हो कि हमारी बात जो है बाहर के लोग भी देखें। जैसे बांग्लादेश को लेकर महबूबा का बयान आया था, तो आपका नजरिया जो है वो दिखाता है कि आप इस तरह के हार्ड लाइनर बन रहे हो। तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ आप एक ही समुदाय के नेता मत बनिए, और भी समुदाय हैं। तो केवल मात्र सियासत के लिए सियासत मत करिए, समाज को जोड़ने का काम भी करना चाहिए। और हमारा भी काम यही रहता है कि केवल आपके तक पॉलिटिकल खबरें नहीं, इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई जाए। तो आज की इंफॉर्मेशन बड़ी ये है कि जम्मू से लखनपुर तक जो हाईवे का काम चल रहा है, उसमें सांबा की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा है कि सरोर से तरोर तक करीबन 5-6 किलोमीटर का जो एक वक्फा है, वहां पर आज रात को काम चलेगा। इसलिए आज वहां पर रात को नाइट ट्रैफिक के लिए वो एरिया बंद रहेगा, यानी कि हाईवे को 9 और 10 दिसंबर को रात को बंद रखा जाएगा और वहां से आने वाली गाड़ियों को रिंग रोड से होकर ही निकाला जाएगा। तो लोगों के लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। देखिए काम इस समय चल रहा है, रिंग रोड का तो अलग इशू है कि वो टोल वाला जो इशू है वो, लेकिन यहाँ पर जो अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे है उसका काम दिन रात चल रहा है। और जो ये वाला स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी बमना का बहुत ज्यादा है, सांबा में भी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस स्ट्रेच के ऊपर काम कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए ट्रैफिक को रोका गया है ताकि पूरा काम लेबर को मिल सके कि रात को वो पूरा काम कर सके। तो ये एक अच्छा स्टेप है, 2 दिन लोगों के लिए कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बहुत से लिंक रोड है, आप उससे आ सकते हो, आप सरोर की तरफ से आ सकते हो, खैरी की तरफ से आ सकते हो, आप ऊपर से बाया बडोड़ी वाला रास्ता लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि वो पता हो कि कहां से आना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चाहे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं 2020 से, मगर वह रहने वाले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हैं और उनका बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। वो स्टूडेंट एज से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं और बहुत सूझबूझ वाले पॉलिटिशियन भी माने जाते हैं। इससे एक बात साफ होती है कि उनके फैंस उत्तर प्रदेश में नहीं जम्मू में भी हैं। जम्मू की 10th क्लास की एक बच्ची जिसका नाम नंदिनी है और शैमफोर्ड स्कूल में पढ़ती है बीरपुर में, उसने एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर एक किताब लिखी है और उस किताब का टाइटल है फ्रॉम रूरल रूट्स टू एकेडमिक एक्सलेंस एंड सोशल एडवोकेसी। और ये किताब को आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रिलीज भी किया। ये अच्छी बात है कि जम्मू की एक स्टूडेंट जो है वो एलजी पर किताब लिख रही है पूरी लाइफ के ऊपर, क्योंकि आप लिख सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि उनका बहुत लंबा कैरियर है राजनीति में, जहां से उन्होंने शुरुआत की और जहां तक वो पहुंचे, केंद्र में मंत्री रहे और मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे यूपी में। वो हालात अलग थे कि नहीं बन पाए, लेकिन एलजी है इस समय एक ऐसी स्टेट की जिस स्टेट को लेकर हर कोई चाहता है कि मैं जहाँ पे आऊँ, तो स्टेट के एलजी हैं, तो उसके ऊपर किताब लिखना अच्छी बात है। और वो भी जम्मू की अगर लड़की लिखती है, वो भी रूरल एरिया की बीरपुर की लड़की सैमफोर्ड स्कूल की, तो एक बहुत अच्छा लगता है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हमेशा सौगात ही नहीं होती, मुसीबत भी कई बार बन जाती है। ऐसा ही कल हुआ कुछ टूरिस्ट्स के लिए। कश्मीर के दूध पथरी में कल सीजन की पहली स्नोफॉल हुई, इतनी ज्यादा हो गई कि टूरिस्ट वहां धड़ल्ले से स्नोफॉल को एंजॉय करने पहुंच गए। ऐसे में कुछ टूरिस्ट फंस भी गए और उन्हें ये बहुत अच्छा रहा कि समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आगे से आप कभी भी स्नोफॉल देखने जाएं या स्नोफॉल वाले एरिया में जाएं तो पूरा बंदोबस्त करके जाएं और अपना ध्यान रखें। अब बिल्कुल देखिए, इस समय बर्फबारी जो है वो कश्मीर में बहुत जगह पे हो रही है, हिमाचल में भी शुरू हो गई है, लेकिन कश्मीर में बहुत से इलाके ऐसे हैं। दूध पथरी के तो जो वीडियो आए थे उसमें तो गाड़ी स्लिप होती दिख रही थी, लोग एंजॉय कर रहे हैं बर्फ के ऊपर, लेकिन जो फंस गए थे उनको निकालने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पहले भी कहा था कि जिस एरिया में आपको लगता है कि वहां पर जाके आपकी गाड़ी फंस सकती है, लोग फंस सकते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करिए और रात को ट्रैवल मत करिए। दिन में आप आइए, अगर कोई फंसा होगा तो रेस्क्यू भी हो जाएगा। तो लोगों को एडवाइजरी को भी देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी होती है। बहुत धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद। तो सर्दियों में हमें हमेशा से शिकायत रहती है, कभी हम कहते हैं कि मौसम समय पर जो है नहीं बदला, कभी हम कहते हैं समय पर बर्फबारी नहीं हुई और कभी हम कहते हैं समय से पहले बर्फबारी हो गई। तो मौसम हमें ये भी सीख देता है कि शिकायतें कम करनी चाहिए, चाहे मौसम से हो या जीवन से।
कोशिश ये करें कि शिकायतों से बचें और जितना भी हो सके जीवन को और मौसम को एंजॉय करें, उसका पूरा पूरा मजा लें, ताकि हम जीवन का सही लक्ष्य जान पाए। तो चलते चलते एक बार फिर से हमें कुछ नाम जरूर सुझाइए। कुछ दिनों में हम आपको एक नए रूप में मिलने वाले हैं, नए नाम के साथ। बहुत धन्यवाद।